वेलकम बैक स्टूडेंट इन दिस लेक्चर सीरीज। न्यूक्लियर फिजिक्स की जो लेक्चर सीरीज चल रही थी तो इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला या फिर कह सकते हैं सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। तो ये जो यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम है इसमें बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और वैसे भी न्यूक्लियर फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसका जो आधा पार्ट था वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला होता है वो बाइंडिंग एनर्जी की जो ऊर्जा है, बाइंडिंग एनर्जी है, उसको 5 अन्य जो ऊर्जा है उन टर्म्स में डिवाइड करता है। जैसे बाइंडिंग एनर्जी को 5 टर्म्स में बांटा जा सकता है। उसमें वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम्ब एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी होते हैं। तो उसमें से जो 3 एनर्जी थी वो हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें अपन जो बची हुई जो 2 टर्म्स हैं, एसिमेट्रिक एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी, इनको डिस्कस करेंगे। तो चौथे नंबर पे हमको जो पढ़ना है, चौथे नंबर पे जो एनर्जी है वो है आपकी एसिमेट्रिक एनर्जी। इसे हिंदी में असममित ऊर्जा के नाम से भी अपन जानते हैं। तो एसिमेट्री या असममिति से मतलब क्या होता है, जैसे जैसे नाभिक या फिर कह सकते हैं अपन परमाणु में असममितता बढ़ती जाती है तो ये एनर्जी एनहेंस होने लगती है। अब असममितता या अस्थायित्व क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नीचे की ओर जाते हैं तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं, तो n-z का जो मान है यहाँ पर वो कितना है बच्चों, 0। n-z की वैल्यू यहाँ पर है 0। जैसे जैसे लेकिन अपन जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अपन नीचे की ओर जाएंगे, उसमें अपन बढ़ते जाएंगे, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ेंगे, तो होता क्या है कि जो ये सिमेट्री है, z बराबर यहाँ पे देखिए कितना होगा 26, n बराबर कितना हो जाएगा 30। तो ये जो सिमेट्री है ये खराब होने लगती है। n-z का मान कितना हो गया 4। इसी तरह से और आगे अगर अपन बढ़ेंगे, जैसे यूरेनियम नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 92, तो इसके लिए अगर अपन बोलना चाहें इसका परमाणु क्रमांक कितना है 92 और इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 143। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर n-z का जो मान है लगभग कितना आ जाएगा आपका 51 के आसपास। तो ये जो एसिमेट्री है ये क्या कहलाती है, आपकी एसिमेट्रिक एनर्जी के फॉर्मेट में आती है। अब इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं अपन, देखो जैसे मैंने आपको सैगर चार्ट पढ़ाया था तो सैगर चार्ट में बताया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इनका नंबर बराबर होता है तो ये जो कर्व बनता है n=z वाला, ठीक है। तो इस कर्व को अपन क्या कहते हैं, इस कर्व को कहते हैं स्टेबिलिटी कर्व, स्थायित्व वक्र। लेकिन यदि अपन पीरियोडिक टेबल में आगे जाएं, जैसे जैसे z का मान बढ़ता है n का मान तेजी से बढ़ता है कंपेयर टू z की वैल्यू के, मतलब जो n है वो क्या होती है यहाँ पर ग्रेटर देन z होता है। तो इस स्थिति में जो परमाणु का स्थायित्व है उसमें क्या आती है बच्चों, कमी आती है। तो परमाणुओं का जो स्थायित्व है वो क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो इस तरह की जो एनर्जी है ये क्या कहलाती है, आपकी एसिमेट्रिक एनर्जी। तो आइए एक बार इसका फॉर्मूला अपन डेराइव करके देखेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखो इसको समझते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे आता है। तो इसका फॉर्मूला निकालना बड़ा इजी है। मैंने बताया आपको एसिमेट्रिक टर्म, तो एसिमेट्रिक टर्म यहाँ पे क्या थी n-z। तो ये n-z वाली जो टर्म है इसके वर्ग के तो समानुपाती और द्रव्यमान संख्या की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी को अपन E से रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये एसिमेट्रिक एनर्जी है तो इसको EA से रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहो तो E एसिमेट्रिक इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये क्या होता है, n-z वाली जो टर्म है इसके वर्ग के समानुपाती और द्रव्यमान संख्या मास नंबर के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये अभी अभी हमने देख लिया, ठीक है। और जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट हम a से दिखा रहे थे तो यहाँ पर a करके कांस्टेंट आ जाएगा और फॉर्मूला क्या बन जाएगा n-z का स्क्वायर अपॉन a। अब एक चीज देखिए, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो यहाँ पे हट जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो हमने हटाया है, लेकिन ये जो एसिमेट्रिक एनर्जी है ये एक कैसा इफेक्ट क्रिएट करती है, नेगेटिव, अस्थायित्व की ओर ले जाती है। इससे क्या है, बंधन ऊर्जा में कमी आती है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव का साइन और लगाना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EA इक्वल टू
माइनस ए एन माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन ए। तो ये क्या हो गया आपका एसिमेट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला। कई बुकों में क्या होता है, एन आप जानते हो, एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन को अपन ए माइनस जेड से भी इंडिकेट करते हैं। तो कई बुकों में आपको ये फॉर्मूला किस फॉर्म में भी मिल जाएगा, इसको ए माइनस जेड के रूप में लिख सकते हैं, ई ए बराबर माइनस ए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड तो है ही और माइनस जेड पे और आ गया तो ए माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला भी आपका किसका होता है बच्चों, एसिमेट्रिक एनर्जी का। तो ये टर्म अपन को याद रखनी है, जब अपन सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला लिखेंगे तो एसिमेट्रिक एनर्जी की इस टर्म का यूज करेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको एसिमेट्रिक एनर्जी ये किसके बारे में बताती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में जो असममितता होती है जिससे परमाणु के स्थायित्व में कमी आती है, ये उसके बारे में हमको बताती है। तो ये इसका फॉर्मूला आसानी से हम निकाल सकते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पेयरिंग एनर्जी को। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टर्म को, वो है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी को हम युग्मन ऊर्जा भी कह सकते हैं। ये वर्ड पेयर से मिलके बना है, पेयर इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है पेयरिंग, ठीक है, युग्मन। तो ये पेयरिंग एनर्जी जो डिपेंड करती है वो किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है स्पिन पर या प्रचक्रण पर। और जैसा कि हम जानते हैं जिस तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड स्पिन मोशन करते हैं, उसी तरह से जो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो क्या है, एक न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड स्पिन मोशन करते हैं, स्पिन मोशन भी करते हैं और ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं। तो स्पिन मोशन की वजह से इनके पास स्पिन होती है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। इसलिए जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो क्या होते हैं, फर्मियॉन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, फर्मियॉन होता है। और जैसा हम जानते हैं जो आपका मास नंबर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये आपका मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या जो है या तो सम हो सकती है, इवन हो सकती है या फिर ऑड हो सकती है। सम दो कंडीशन में होगी, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, या तो सम हो दोनों या फिर क्या हो, विषम। क्योंकि इवन और इवन को हम ऐड करते हैं तो भी इवन मिलेगा, ऑड और ऑड को ऐड करेंगे तो भी इवन मिलेगा। तो इवन अगर होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर, तो जो न्यूक्लियस होती है आपकी वो मोस्ट स्टेबल होती है। क्योंकि जब इवन होने के वजह से कोई भी इसमें अनपेयर्ड न्यूट्रॉन या अनपेयर्ड आपका प्रोटॉन नहीं मिलता, जिसके कारण जो आपकी स्टेबिलिटी है वो कैसी होती है, मैक्सिमम। जबकि इसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड प्रोटॉन भी होते हैं, अनपेयर्ड न्यूट्रॉन भी होते हैं। इसलिए एन और जेड अगर दोनों ही क्या हैं आपके ऑड, तो स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे कम, मतलब लीस्ट स्टेबल अपन इनको कह सकते हैं। इसी तरह से ए का मान ऑड भी हो सकता है। ऑड कब होता है, जब एन इवन हो और जेड ऑड हो, या फिर जेड इवन हो और एन ऑड हो। इन कंडीशंस में ए का मान क्या हो सकता है, ऑड, मतलब विषम हो सकता है। और इस स्थिति में जो स्टेबिलिटी होती है वो मीडियोकर होती है, मध्यवर्ती होती है। मैं कह देता हूँ एवरेज होती है, एवरेज स्टेबल होते हैं, है ना। तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो कैसी होती है आपकी, एवरेज, मतलब मध्यवर्ती इनकी क्या रहती है, आपकी स्टेबिलिटी रहती है। अब इसको हम समझ चुके हैं कि पेयरिंग एनर्जी क्या है। तो इसकी टर्म्स हम देख सकते हैं कि इसकी टर्म कैसे निकालेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको रफ कर देते हैं यहां से। तो देखिए हमें फाइंड करनी है पेयरिंग एनर्जी, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ईपी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ईपी बराबर होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले की फॉर्मेट में लिख देता हूं, ईपी बराबर होता है माइनस या प्लस, या माइनस ले लेते हैं अपन, प्लस माइनस से भी दिखाते हैं कुछ बुकों में, अपन इस तरह से इसको ले रहे हैं। ईपी बराबर माइनस एपी अपॉन ए की पावर 3/4। तो ये होती है आपकी ईपी की वैल्यू, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू। अब ये हमें समझना है कि AP की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, जो एक कांस्टेंट है। AP यहाँ पर क्या है आपका, कांस्टेंट है। अब इस AP के मान पर डिपेंड करेगा कि जो ये एस्टिमेट, जो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी आती है। तो AP के मान देखो किस तरह से हो सकते हैं, AP के 3 मान संभव हैं। AP का जो पहला मान संभव है वो है आपका 0। AP की वैल्यू 0 जब होती है जब A की वैल्यू कैसी हो, ऑड हो। अगर A आपका विषम हो, और मैंने बता रखा है आपको विषम कब होगा, जब या तो N या फिर Z कोई एक इवन हो और एक ऑड हो। तो इस स्थिति में इस AP की वैल्यू क्या हो जाती है, ऑड हो जाती है। तो स्टेबिलिटी कैसी रहती है, इसमें मीडियोकर एवरेज स्टेबिलिटी रहती है। इसके बाद इसकी जो वैल्यू पॉसिबल है वो है -33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये किस कंडीशन में होगी, नेगेटिव नेगेटिव साइन प्लस हो जाएंगे, मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी इसमें, मैक्सिमम। और स्टेबिलिटी मैक्सिमम कब होती है, जब एन भी क्या हो इवन और जेड भी क्या हो आपका इवन, एन भी इवन जेड भी इवन। तो ए तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा आपका, ए इवन ही होगा। तो इस स्थिति में क्या होगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी। और एक वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, प्लस 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किसको दिखाएगा, लीस्ट स्टेबिलिटी को। और लीस्ट स्टेबिलिटी हम जानते हैं कब होता है, जब एन का मान भी ऑड हो और जेड का मान भी ऑड हो। तो इस स्थिति में भी ए का मान तो क्या होगा, इवन होगा। पर ये किस केस को दिखाता है, आपके मोस्ट अनस्टेबल केस को दिखाता है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम पेयरिंग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अब इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूले को एक साथ लिखेंगे। तो ये आप इसको नोट डाउन कीजिए एक बार। देखिए जैसा कि हमने 1 बाई 1 करके जो सभी 5 टर्म्स थी, वो सभी 5 टर्म्स हमने क्या कर ली, डिस्कस कर ली सारी की सारी टर्म्स। तो अब इन टर्म्स को डिस्कस करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला हम आसानी से लिख सकते हैं। तो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला लिखने से पहले आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, एक एक टर्म को 1 बाई 1 अपन रिकॉल करते हैं और जल्दी से सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो पहली जो टर्म हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, आप सभी को याद होगा कौन सी टर्म पढ़ी थी बताओ, वॉल्यूम एनर्जी। तो वॉल्यूम एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो क्या आया था, AVA। वॉल्यूम एनर्जी क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है ए के। तो प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास नंबर के। तो फॉर्मूला क्या बना था, AVA। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, ये नेगेटिव में होती है, नेगेटिव साइन के साथ। तो -AS A⁻²/3। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, -AS A⁻²/3। रटने की जरूरत नहीं है, A⁻²/3 कहाँ से आया, 4πr²। 4πr² होता है, आप जानते हो सरफेस एरिया। तो r², तो r² वाली जो टर्म है इसमें आप r की जगह क्या रख सकते हो, r की जगह हम जानते हैं r0 A⁻1/3 रखेंगे। तो a की पावर कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। तीसरी टर्म कौन सी पढ़ी थी हमने, कूलाम एनर्जी। तो कूलाम एनर्जी का मान क्या था बताइए, कूलाम एनर्जी का मान कितना था। तो कूलाम एनर्जी मैंने आपको बताया था, जो चार्जेस होते हैं तो उनसे ही इसको निकाला जाता है। तो लगभग जो इसका मान आता है वो आता है -AC⁻²/1/3। तो कूलाम एनर्जी का मान इस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो क्या होती है आपकी, अभी अभी अपन ने पढ़ा है किसको, एसिमेट्रिक एनर्जी को। और एसिमेट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया, -AA A-2Z²। ये किसको दिखाता है, n-Z, असममितता को है ना, अपॉन A। इसके अलावा एक एनर्जी अभी अभी हमने पढ़ी, पेयरिंग एनर्जी EP। इसका मान कितना था, -AP/A⁴। तो ये सब हमने वैल्यूज डिस्कस कर ली थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हम निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू AP A⁻3/4। तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, बाइंडिंग एनर्जी का पूरा फॉर्मूला। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो पूरा फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, AVA, राइट। AVA ये किसकी टर्म लिख दी मैंने, वॉल्यूम एनर्जी की टर्म। इसके बाद सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी, -AS A⁻²/3। इसके बाद कूलाम एनर्जी की टर्म लिखनी है। कूलाम एनर्जी कितनी है, -AC/Z²/A⁻1/3। इसके बाद एसिमेट्रिक एनर्जी -AA, ठीक है, A-2Z²/A। और इसके बाद पेयरिंग एनर्जी वो कितनी है, -AP/A⁻3/4। तो ये क्या निकाल दिया हमने, बाइंडिंग एनर्जी का कुल मान, राइट। ये आपका क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। अब बाइंडिंग एनर्जी का जब फॉर्मूला हमने देख लिया तो इससे आप क्या फाइंड कर सकते हो कि पूरा फॉर्मूला क्या आएगा सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला का। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, इसको रफ करते हैं हम, इसको रफ कर देते हैं यहां से। अब देखिए जरा कि इसका मान कैसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि
मास जो होता है किसी भी एटम का जो मास है MZA, उसको अपन कैसे लिखते हैं, ये मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो इसको अपन लिखते हैं ZmH। इस मार्कर में इंक नहीं है, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं, ZmH प्लस A माइनस ZMN, राइट। ये तो क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन्स हो गए इसमें, केवल इसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। लेकिन ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसमें क्या होती है, एक द्रव्यमान क्षति, तो द्रव्यमान क्षति की जो टर्म है उसको अपन बाइंडिंग एनर्जी दिखाते हैं, या मास डिफेक्ट कह लो, माइनस डेल्टा एम। तो ये बाइंडिंग एनर्जी की टर्म अब इस फॉर्मूले में अपन पुट कर देंगे, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। तो इसको बनाते हैं MZA इक्वल टू ZmH प्लस A माइनस ZMN। अब टर्म्स आप लिखना चालू कर दो, माइनस, अब इसमें नेगेटिव हो जाएंगे साइन, ABA प्लस AS, ये पॉजिटिव हो गया साइन, 2/3 प्लस AC Z स्क्वायर अपॉन A की पावर 1/3 प्लस A माइनस 2Z, A माइनस 2Z का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल A माइनस 2Z का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल A, राइट। इसके बाद प्लस AP A की पावर 3/4। तो ये जो फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या कहलाएगा आपका, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, राइट।